हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे मौर्य वंश के इतिहास के बारे में। ये जो मिडाइवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत, उसी में है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का इतिहास आज हम देखेंगे। मौर्य वंश से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो हम मौर्य वंश के बारे में आज देखेंगे। मौर्य वंश से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और 322 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। और ये चंद्रगुप्त मगध के जो राजा थे घनानंद, और उन्हें हराकर मौर्य वंश, मगध के राजा घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व में। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो थे चाणक्य, और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। और चाणक्य कौटिल्य, हाँ, उन्हें कौटिल्य नाम भी उनका है। और उन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना भी की है, चाणक्य ने। अब देखेंगे हम प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य। मौर्य वंश को मौर्य साम्राज्य को प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य कहा जाता है। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जस्टिन थे, ये विदेशी यात्री थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इनके शासनकाल में आए थे। तो जस्टिन जो थे, ये इन्हें सेंड्रोकोटस के नाम दिए थे। और मुद्रा राक्षस में जो है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया है। और ये ब्रिसल का मतलब क्या होता है? तो ब्रिसल का मतलब होता है निम्न कुल वाला होता है ब्रिसल का मतलब। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकड निकेटर के बीच हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक के बीच में, यूनानी शासक जो सेल्यूकड निकेटर था, उसके बीच में 305 ईस्वी में ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर जो है ये तो हार जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। और ये पूछा जाता है ना, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। और ये मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। और जो है मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना भी की थी। इंडिका के लेखक यही है, मेगास्थनीज। अगला है, चंद्रगुप्त की शासक प्रणाली कैसी थी? तो चंद्रगुप्त की शासक प्रणाली जो थी वो राजतंत्रात्मक थी। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जैन धर्म के अनुयायी थे। और चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम समय कहाँ बिताए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताए थे। और 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन विधि द्वारा अपना प्राण त्याग दिया था। चंद्रगुप्त ये जो सेल्यूकस निकेटर जो हैं, सेल्यूकस निकेटर जब ये हार जाते हैं तो इन्होंने जो है अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की शादी इनकी बेटी से हुई थी। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया था। और 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग देते हैं। संलेखना विधि किसे कहते हैं पता है? मतलब जो खाना और पानी सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं और उसके बाद प्राण त्याग देते हैं, उसे कहते हैं संलेखना विधि द्वारा। क्योंकि ये लोग जैन धर्म के अनुयायी थे ना, इसलिए। और उसके बाद चंद्रगुप्त प्राण त्याग दिए। तो चंद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त का बेटा था, बिंदुसार नाम था उसका। तो चंद्रगुप्त के जाने के बाद चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में। 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार जो है वो राजा बना।
और बिंदुसार को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे वायु पुराण में बिंदुसार को वारिसार, भद्रसार के नाम से जाना जाता है, और जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि तक्षशिला में विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था। तो तक्षशिला में विद्रोह जो है वो भी बिंदुसार के शासनकाल में ही हुआ था। बिंदुसार ये भी प्रतापी राजा था, अच्छा था। और उसके बाद 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार का निधन हो गया मतलब। और 273 ईसा पूर्व में फिर बिंदुसार का कार्यकाल ख़त्म हुआ। ये भी अपने कार्य में बहुत अच्छे काम किए थे। और फिर उसके बाद बिंदुसार का बेटा था अशोक। अब फिर 273 है, यहाँ है 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार मरा था। उसके बाद ये अशोक राजा बने थे 269 में। तो 73 जो है और 73 से ये जो 4 साल का अंतर आता है 269। ये जो है बिंदुसार के बहुत सारे बच्चे थे। कहा जाता है कि उनके 100 बेटे थे, और उसके बाद उसमें सबसे शक्तिशाली अशोक था। तो ये 4 सालों में उन भाइयों के बीच में जो है लड़ाई चलती रही कि वो हर लोग कह रहे थे कि हम राजा बनेंगे। पर सबसे शक्तिशाली जो थे अशोक थे, और उसके बाद फिर बाद में गद्दी पर यही बैठे। अब फिर कहा जाता है कि अशोक ने अपने सारे भाइयों को मारकर फिर गद्दी पर बैठे थे। फिर कहीं अलग अलग वर्णन है, तो इसलिए हम अच्छे से नहीं कह सकते, पर ऐसा 4 साल का अंतर तो यही होता है कि उन सबके बीच में डिसीजन नहीं अच्छे से ले पा रहे थे कि कौन राजा बनेगा, इसलिए इन लोग के बीच में 4 साल का अंतर है। और अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। ये जो बिंदुसार थे ना, ये कई शादियाँ किए हुए थे, इसीलिए इनके ढेर सारे बच्चे थे। तो अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। और ये अशोक भी अच्छा राजा था, तो अच्छे काम किए थे। अशोक को भी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे दीपवंश है, दीपवंश ग्रंथ में अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। और फिर हाँ, कलिंग की लड़ाई कब हुआ था, तो कलिंग का लड़ाई जो है अशोक के शासनकाल में हुआ था। और कलिंग जो है ये उड़ीसा का पूर्व नाम है कलिंग। अभी ये उड़ीसा पड़ गया, पहले इसका नाम कलिंग था उड़ीसा का। और फिर कलिंग की लड़ाई जो है वो 261 ईसा पूर्व में हुई थी। कलिंग की लड़ाई, तो ये जो अशोक थे, मतलब इन लोग का मौर्य वंश का साम्राज्य पूरा उत्तर तरफ पूरा फैल गया था। फिर ये दक्षिण तरफ भी बढ़ना चाह रहे थे, तो इसलिए इन्होंने जाके कलिंग के राजा पर आक्रमण कर दिया। उनका राजा का नाम था अनंत नाथन। और उसके बाद फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। और फिर लड़ाई हो गई इन दोनों के बीच में। फिर इस लड़ाई को देखकर, इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ढेर सारे लोग मारे गए, बहुत नुकसान हुआ। उस सब को देखकर अशोक ने जो है फिर बौद्ध धर्म में इस सब खून उनको देखकर मतलब अशोक ने फिर बौद्ध धर्म में अपना लिया। और उसके बाद फिर बौद्ध धर्म में फिर अहिंसावादी हो गए अशोक। और फिर 13वें शिलालेख में ये पूछा जाता है कि कलिंग की लड़ाई का युद्ध का वर्णन किस में है, तो 13वें शिलालेख में कलिंग की लड़ाई का युद्ध का वर्णन है। और उसके बाद यही लड़ाई देखकर इनका दिमाग ख़राब हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होने की वजह से फिर उन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए अशोक। और फिर इन्होंने बौद्ध भिक्षु जो थे उपगुप्त, उनसे दीक्षा ली। और बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा ली। और उसके बाद फिर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने लगे। और ये जो अशोक थे, ये बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार कर रहे थे कि इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इन दोनों को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। और ये जो बौद्ध धर्म होता है, इसको हम लोग जैसे मतलब हम लोग धर्म कहते हैं ना, उन लोग में धम्म बोला जाता है। ये धम्म बोला जाता है धर्म को। और उसके बाद अशोक ने 2 नगर की स्थापना भी की थी, एक है श्रीनगर और दूसरा है नेपाल में ललितपट्टन। और फिर हाँ, अशोक के स्तूप इम्पॉर्टेंट है। अशोक ने जो स्तूप बनवाए थे वो 84,000 स्तूप बनवाए थे अशोक ने। उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट है, तो सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है, और धामेक का स्तूप जो है वो उत्तर प्रदेश सारनाथ में स्थित है, और शांति स्तूप जो है ये लेह उड़ीसा में है।
और अशोक को अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया था। एक थे शिलालेख, स्तंभ लेख और जो है गुहा लेख। शिलालेख जो है वो 14 हैं, 14 शिलालेख हैं और स्तंभ लेख और गुहा लेख। और शिलालेख की खोज 1750 में पादेट्री फैनथेलर ने की थी। शिलालेख की खोज 1750 में पादेट्री फैनथेलर ने की थी। और अभिलेखों को सबसे पहले 1837 ईस्वी में 1837 में अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अरे हाँ, अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अशोक के जो अभिलेख थे उसे सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो सबसे पहले जो है 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और इसकी खोज किसने किया था, तो 1750 में पादेट्री फैनथेलर ने की थी। और उसके बाद है शिलालेख जो अशोक के शिलालेख थे वो किन लिपि में लिखा गया है। तो जो शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और अरामाइक ग्रीक लिपि में लिखा गया है। ये अरामाइक लिपि जो है ये अफ़गानिस्तान की है और खरोष्टी लिपि जो है ये उत्तर पश्चिम पाक की है, खरोष्टी लिपि। और खरेष्टी लिपि जो है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है और दाएं से बाएं लिखी जाती है। और उसके बाद स्तंभ लेख की संख्या जो है वो 7 है। और फिर स्तंभ लेख की संख्या 7 है, तो वो सातों स्तंभ लेख जो है उनका नाम देखेंगे हम। लौरिया अरेराज स्तंभ लेख ये बिहार में है। और फिर लौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख ये भी बिहार में है। और रामपुरवा स्तंभ लेख ये भी बिहार में है। और प्रयाग स्तंभ लेख प्रयाग में है। और रानी का अभिलेख प्रयाग में है। और दिल्ली टोपरा अभिलेख दिल्ली में है। और मेरठ स्तंभ लेख ये भी दिल्ली में है। और अशोक के बाद जो है अशोक के बाद उनका पुत्र जो था बृहद्रथ। अशोक के बाद उनका पुत्र जो था बृहद्रथ, यही मौर्य वंश का अंतिम शासक बना बृहद्रथ। और बृहद्रथ की मृत्यु जो है 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश ने की थी। और ये शुंग वंश कौन थे, तो ये बृहद्रथ के सेनापति थे, शुंग वंश। और ये शुंग वंश ने जो है बृहद्रथ को शुंगवंश ने मार दिया था। बस हो गया। तो शुंगवंश ने जो है बृहद्रथ को मार के फिर इन्होंने शुंग वंश की स्थापना कर दी। और और इसमें पूछा जाता है कि प्रांतों के शासक को क्या कहते हैं। तो प्रांतों के शासक को आर्यपुत्र कहते हैं और राष्ट्रिक कहते हैं। और क्या है, शुंगवंश जो है बृहद्रथ का सेनापति था और उसने अपने राजा को मार डाला था। और अपने राजा को मारकर फिर शुंग वंश की स्थापना किया था शुंगवंश ने। आशा करती हूँ कि आपको मौर्य वंश के बारे में जो भी क्वेश्चन थे वो समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।